जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे आमना के हवाले से। 11 साल की आमना जिसको अदालत ने फ्रांसीसी वालदा के हवाले किया, और उस पर हम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से बात कर रहे थे, फ्रांसीसी खातून एंग्रेल के जो वकील हैं, जो जुल्फकार साहब, उनसे भी बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया राना मोहम्मद रजाक एडवोकेट ने, जो कि वकील है आमना के वालिद अब्दुल रजाक के। राना साहब, क्या समझा जाए कि केस को आप किस वजह से जो है सही प्लीड नहीं कर सके और अदालत आपके दलाइल से मुत्तफिक नहीं हो सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि केस को प्लीड करने का तो मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा, अगर मौका दिया जाता तो शायद उसमें कोई सूरत हाल में भी डिफरेंट भी हो सकती थी। सूरत हाल हुई, आपको सुना ही नहीं गया? जी बिल्कुल नहीं। हम पर एक जो फैसला था वो इम्पोज कर दिया गया कि आपने सिर्फ विद इन जो कह लें कि एक क्वेश्चन पुट करके कि इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना, इसके अलावा बात कोई नहीं होगी। अच्छा, तो क्यों, मतलब क्या ये अदालत के अंदर या अदलिया के अंदर या ऐसे केसेस के अंदर इस तरह की कोई कंडीशंस होती हैं? नहीं, उसमें बात ये है असल में कि कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें उन्होंने एक पहले केस हुआ था पैगी कॉलिन का, ठीक, उसके हवाले से जी इसमें जजमेंट आ गई, जबकि ये जो केस था ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश था उससे। क्योंकि पैगी कॉलिन वाले केस में सूरत हाल ये थी कि उसमें वो डायरेक्ट वो आई थी हाई कोर्ट में 491 की पिटीशन में हेबियस कॉर्पस की, और उसमें एक FIR लॉन्च हो चुकी थी कि ये बच्चा जो है या उसमें जो माइनर था उसको जनाब इलीगली एबडक्ट करके तो रिमूव किया गया है फ्रांस से। ठीक। अब इस केस में जो सूरत हाल थी वो एंटायरली डिफरेंट थी। इस केस में जो आमना की वालदा थी वो गार्डियन कोर्ट में आई थी पाकिस्तान की। ठीक। शी सरेंडर्ड हरसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तानी कोर्ट्स। ठीक। अब जब पाकिस्तानी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में वो आ गई थी तो उसके बाद फॉरेन कोर्ट के जजमेंट का यहाँ पे कोई असर अंदाज होना, उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, कोई जवाब ही नहीं था। वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर के फॉरेन कोर्ट की जजमेंट मौजूद है और उसकी वायोलेशन हो रही है, ये केस नहीं था यहाँ पे। सही। अच्छा चौधरी जुल्फकार साहब, जैसे कि अभी ये राना साहब कह रहे हैं कि ये केस यहाँ पे नहीं बनता था, वो वहां का कुछ केस था, यहाँ का कुछ केस था, तो फिर क्या ये समझा जाए कि हमारी अदालत ने जो है आमना के वालिद को सुने बगैर ही आप लोगों के मौकफ को जो पहले से फ्रांस के अंदर तय हुआ था सब उसको जो है ओके कर दिया? जुल्फकार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है जुल्फकार साहब आपको? मैं कह रहा हूँ कि राग साहब को शायद अपने केस का पता नहीं है, मेरे छोटे भाई है, मुझे बड़ा रिकॉर्ड है उनके लिए। बात यह है कि इस केस में तो पैगी से भी ज्यादा जो केस मजबूत फुटिंग पे था, पैगी वाले केस में तो पैगी को किसी कोर्ट ने जो थी वो कस्टडी नहीं दी हुई थी। इस केस में तो दो कोर्टों ने अपना फैसला लिया हुआ था। फ्रेंच कोर्ट का फैसला था। हेलो जी 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 बोलिए। फ्रेंच कोर्ट का फैसला था जी। उसके बाद जो था दूसरा फैसला जो था वो ये था जो पाकिस्तान की कोर्ट ने डिसाइड किया था जी। तीसरा फैसला जो था एपीलेट कोर्ट ने डिसाइड किया था जी। चौथा फैसला यह था कि हाई कोर्ट से भी अपने रेमेडी जो एग्जॉस्ट कर रखी थी। सही। इतनी कोर्टों ने फैसला दे दिया था मांग के लिए। बिल्कुल सही। एविडेंस हुई थी। मेरे भाई रजाक साहब को शायद फैक्ट्स पूरे पता नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जो है ना गार्डियन मॉर्डर्स एक्ट की एप्लीकेशन होनी है और गार्डियन मॉर्डर्स एक्ट की एप्लीकेशन बड़ी माइन्यूटली की गई है। कई साल तक केस चलता रहा और कई साल केस चलने के बाद कितने अरसे तक ये केस चलता रहा है चो साहब? जी कितने अरसे से ये केस चल रहा है? देखिए 2005 में ये बच्ची पाकिस्तान आ गई जी, और 2005 इसका मतलब है 2005 में आई तो ये बच्ची तो तब तो ये बहुत छोटी होगी, 4-5 साल की होगी। अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपको डेट बता दूं, सारे फैक्ट्स पूरे के पूरे ताकि आपके मीडिया के सामने पूरी बात आ जाए। जी नहीं बताइए बताइए, बिल्कुल। ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये पता चले कि आखिर एक बच्ची जो है उसको उसकी मर्जी के बगैर क्यों हवाले किया गया गैर मुस्लिम खातून के। दोनों की जो शादी हुई है वो 4/12/2000 को शादी 4/12/99 को शादी हुई है। सही। उसके बाद बच्ची 12/12/2000 को जी। 4/4/2001 में इनकी तलाक हो गई। ठीक। और 28 नवंबर 2002 को फ्रांस की कोर्ट ने तलाक भी मुअत्तल कर दी और बच्ची की कस्टडी भी दे दी उसकी मां को। 22/7/2005 को उसका वालिद उस बच्ची को जबरदस्ती उसकी विशेष के खिलाफ पाकिस्तान
ठीक। अब पाकिस्तान जब लेके आया तो वहां से इंटरनेशनल वारंट जारी हो गया उसका। इसके बावजूद उसकी मां ने पाकिस्तान में आके उसकी मां ने गार्डियन कोर्ट में जो है 7/7/2006 को पिटीशन फाइल की, गार्डियन पिटीशन। उसका जो फैसला है वो 21/10/2008 को जो है उसका फैसला आया। उसके खिलाफ अपील अभी 17/12/2008 को उसका अपील का फैसला हुआ। ठीक। राणा साहब, इस तरह तो फिर ये बात जो आप ये कह रहे थे कि आपको सुना ही नहीं गया, जाहिर है इतनी अदालतों से केस चलता हुआ आ रहा है, तो उसमें तो कार साहब से जी मुझे ये बता दें, माशाल्लाह मुझसे सीनियर भी हैं, आया जो कस्टडी के मैटर्स होते हैं, गार्डियन कोर्ट के फैसले होते हैं, वो परपेचुअल होते हैं? देखिए, आपने पाकिस्तान के कानून में रह के हुए जरदार भाई फैसले करने हैं। आपके मुल्क में जो कानून जो है गवर्नर हो रहा है गार्डियन अवार्ड एक्ट का, मैं उसी की बात कर रहा हूँ साहब। आया मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आया के कस्टडी के मैटर जो होते हैं जिसमें जो फैसले सुनाती हैं गार्डियन कोर्ट, आया वो दायमी होते हैं, परपेचुअल होते हैं? वो बात सुनिए, देखिए आपने लोगों को सही पिक्चर बतानी है। ये जो पिक्चर बताई जा रही है कि लाहौर हाईकोर्ट ने गलत फैसला कर दिया, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली गलत बात है। लाहौर हाईकोर्ट ने केस के हालातों बात के मुताबिक उसकी रिट पिटीशन में 491 की पिटीशन उसको डिसाइड किया है। उससे पहले तो इसे मैं कहता हूं कि ये रिट पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं थी फैक्ट्स में। जो है फालिया की कोर्ट में गार्डियन केस लड़ाया और आपने उसमें अपनी एविडेंस दी है। अच्छा ठीक है, जो सब एक चीज जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मुफ्ती कवी साहब आप बताइएगा, जो ये गार्डियन कोर्ट्स हैं इनके अंदर जो फैसले होते हैं, क्या जो आपकी कोर्ट है वो इन पे असरअंदाज हो सकती है? आप दखल अंदाजी कर सकते हैं इन बच्चों के खुसूसन इस तरह के मामलात में? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर तो अदालत बनती हुई है जो फरीकैन के मौक़िफ़ को सुने। ठीक। अब तक जो दोनों वकला की बात सामने आई उसमें तो बिल्कुल एक दूसरे के मुतसादिम उन्होंने बात की। वो कहते हैं इतने साल तक केस चला, वो ये फरमा रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ को सुना ही नहीं गया। सूरत हाल ये है कि अगर जज साहब ने दूसरे वकील के मौक़िफ़ को सुने बगैर फैसला किया है तो शरीयत मुताहरा, चूँकि मैं पहले भी कहता हूँ कि अक्ल सलीम के करीब है, इंसानी फितरत के करीब है, इसलिए शरीयत के यहाँ अगर एक का मौक़िफ़ सुना जाए दूसरे का भी सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, हमें ज्वाइन किया मारूफ माहिर कानून और बैनुल अक़वामी कवानीन के जो माहिर हैं फ़रूक नसीम साहब से। हम उनसे पूछते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पे इस बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब से कि जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। फ़रूक नसीम साहब, आपके इल्म में है कि 11 साल आमना को उसकी फ्रांसीसी वालदा के हवाले किया गया, तो जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं वकील, उनका कहना यह है कि जी उनको तो सुना ही नहीं गया, जबकि जो फ्रांसीसी खातून के वकील हैं उनका कहना है कि ये अपनी रेमेडी जो है 5 बार जो है खो चुके हैं, इसलिए नहीं सुना गया। आप इस केस को किस नुक्ता नजर से देखते हैं? देखिए, मुझे ये याद पड़ता है कि 2007 में इसी तरह का एक मामला हुआ था कि पाकिस्तानी मर्द थे और इंग्लैंड की खातून थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनका फैसला किया था कि औरत जो है उसको कस्टडी दे देनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट अपील की गई। और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, वो मौली वाला केस है, मौली था बच्ची का नाम, उसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि जो अंग्रेज माँ है उसने दूसरी शादी कर ली है, लिहाजा हम कस्टडी जो है वो बच्ची की, फीमेल बच्ची है, उसकी माँ को नहीं देंगे। तो ये फैसला मौजूद है, इसको भी जरा सा देख लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो इंटरनेशनल कवानीन है वो तो अपनी जगह पे हैं, ये जो पर्सनल लॉ हैं और लोकल लॉज हैं, यानी फ्रांस का लॉ, पाकिस्तान का लॉ और ये कहा जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये 3 चीजें रेलेवेंट होती हैं। लेकिन जो मौली वाला जजमेंट है वो सब पर बाइंडिंग है, आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत। ठीक। अच्छा फ़रूक नसीम साहब, क्या आप बता सकेंगे कि एक बच्ची जिसकी उम्र 11 साल है और वो मतलब सने बुलुगत के करीब ही है, तो क्या उसकी मर्जी का अदालत के अंदर कोई मैटर नहीं करती? उस बच्ची का ये कहना कि मैं नहीं जाना चाहती, वो कोई मैटर नहीं करता? नहीं, वो बिल्कुल मैटर करता है। उसको कहा जाता है एज ऑफ डिस्क्रेशन, यानी अगर बच्चा जो है, बच्चा या बच्ची, उसकी वो उम्र है कि वो खुद अपना प्रेफरेंस शो कर सकती है कि माँ के साथ जाएगी या बाप के साथ जाएगी, तो अदालत जो है इसकी जो ख्वाहिश है उसको बड़ा वेट देती है
और एट द एंड ऑफ द डे अदालत ने ये डिसाइड करना होता है कि बच्चे के वेलफेयर में सबसे ज्यादा क्या चीज है। तो ये दो चीजें सबको बैलेंस करके अदालत फैसला देती है।